स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। विद्यार्थियों, पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वर्ग 16 के तत्व का सामान्य परिचय और उनकी उपलब्धता। आज हमारे पास में वर्ग 16 में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व आता है ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है विद्यार्थियों। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हीलियम। सबसे पहले अकेली गैस आ जाएगी हीलियम, ठीक है ना, हीलियम। और ये हो जाएगा 2s2 2p4 हो जाएगा विद्यार्थियों, 2s2 2p4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है थोड़े कक्षकों के ऊपर लिख लेंगे आप यहाँ पर 2s2 2p4। नेक्स्ट देखो सल्फर। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो अकेली गैस आ जाएगी नियोन। 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं? 10। फिर उसके बाद आ जाएगा 3s2 3p4 हो जाएगा इसका, 3s2 3p4। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। तो परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन का भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ऑक्सीजन सल्फर का देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेलेनियम आता है। सेलेनियम, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 34। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। 3d10 3d10 4s2 4p4 हो जाएगा, 4p4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा इसका, ऑर्गन 3d10 4s2 4p4। नेक्स्ट एलिमेंट्स आता है टेलुरियम। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 52 होता है स्टूडेंट्स। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितने पर आता है? ये परमाणु क्रमांक 36 होता है इस क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन केवल आप ये परमाणु क्रमांक नहीं लिखेंगे ये वाले, सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्रिप्टॉन 4d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 4d10। फिर उसके बाद में 5s2 5p4 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5p4। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है पोलोनियम। 84 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो जीनोन, अकेली गैस आ जाएगी जीनोन। फिर उसके बाद में 4f कक्षक आ जाएगा। f में 14 इलेक्ट्रॉन भर दो। कितने बढ़ते हैं? 14, 4f। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5d10 6s2 6p4 हो जाएगा, 6p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक ये अच्छी तरह तैयार कर लें। इस प्रकार से टेबल के द्वारा फिल कर लें। और ये 5 एलिमेंट्स से 5 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तैयार करेंगे। नोट देखिए, इन सभी तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ns2 np4 होता है। क्या होता है? ns2 np4 होता है। ये आप लिख लेंगे यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ns2 np4। सबके देखो यहाँ हो जाएगा सेलेनियम का 4s2 4p4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टेलुरियम की बात करें तो टेलुरियम का कितना है? 5s2 5p4। पोलोनियम की बात करते हैं 6s2 6p4 है। तो सबके बाह्यतम कोष में क्या आ रहा है? ns2 np4 आ रहा है, ns2 np4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में परमाणु त्रिज्या आती है। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या का अर्थ है हमारे पास में परमाणु का आकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु का आकार। देखो परमाणु का आकार, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, नया कोष जुड़ता है। और कोषों की संख्या बढ़ने से इनका परमाणु आकार भी बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे
जाएंगे तो वहाँ पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो देख लेते हैं, सबसे बड़े आकार का हो जाएगा पोलोनियम, सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ग्रुप में सबसे छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन और ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ये परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम आप नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाएगी पोलोनियम की और सबसे छोटी हो जाएगी ऑक्सीजन की। नेक्स्ट देख लेते हैं आयनन एंथैल्पी। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास में आयनन एंथैल्पी। जब तत्वों का आकार बढ़ता है तो उसकी आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। जितना बड़ा रहेगा परमाणु उतना ही इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। चूंकि इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, इसलिए इस वर्ग के तत्वों के लिए ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी पोलोनियम को, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा आसानी से, और सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी ऑक्सीजन को। इसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की और पोलोनियम की कम हो जाएगी। तो परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है विद्यार्थियों। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आप 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। आयनन एंथैल्पी का अर्थ होता है बाह्यतम कोश से ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है आयनन एंथैल्पी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। सबसे कम किसकी होगी, पोलोनियम की, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है। स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थियों इसका और लर्न कीजिए इसको। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा। तो देखो, जब तत्वों का आकार बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। क्योंकि इस वर्ग में ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आकार बढ़ता जाता है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है परमाणु आकार, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन की सल्फर से कम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। इस कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की बजाय इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल अधिक लगता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी, और सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी। तो आपसे पूछे कि सल्फर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर से कम होती क्यों, तो आप बता देंगे इसका आकार छोटा होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है। ये आप घटता हुआ क्रम नोट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला गुणधर्म कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। 16वें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है विद्यार्थियों। ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। यह हमने पहले टॉपिक में क्लियर कर लिया था। जैसे हम बात करें तो किसका पावर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, ऑक्सीजन का पावर सबसे ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, पोलोनियम का सबसे कम रहेगा। तो ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है विद्यार्थियों। ये घटता हुआ क्रम आप नोट कर लेंगे। सबसे बड़े आकार का पोलोनियम है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, सबसे छोटे आकार का ऑक्सीजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगी। कंप्लीट पूरी आवर्त सारणी की बात करते हैं तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे अधिक होती है। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन एलिमेंट्स। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एक ही बात है, ऑक्सीजन से अधिक होती है क्यों। तो देखिए विद्यार्थियों, ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है ऑक्सीजन की, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो जाती है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो।
ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, जितना छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की जगह आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सल्फर का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। तो सल्फर की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। विद्यार्थियों लर्न करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। वर्ग 16 के तत्वों की भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु हैं, नॉन मेटल से विद्यार्थियों, अधातु याद करेंगे। वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व अधातु है, तो ऑक्सीजन और सल्फर। सेलेनियम टेलुरियम, सेलेनियम और टेलुरियम विद्यार्थियों दोनों उपधातु तत्व है, और पोलोनियम एक धातु तत्व है। तो ये हो जाएगी इनकी भौतिक अवस्था। 16 वर्ग के तत्व अपरूपता का गुण दर्शाते हैं सभी की। ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं, इससे पहले हमने वर्ग 15 में देखा था। नाइट जो फॉस्फोरस है वो 3 अपरूप प्रदर्शित करता था, पीला, उसके बाद लाल, ब्लैक, इस प्रकार के अपरूप प्रदर्शित करता था। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है स्टूडेंट्स। सल्फर बहुत सारे अपरूप प्रदर्शित करता है, लेकिन उन सब में केवल 2 ही अपरूप स्थायी होते हैं, रंबिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। ये हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सल्फर, जिसमें हम पढ़ेंगे, तो वहाँ देख लेंगे इसको विस्तार से। ऑक्सीजन ओजोन को भी विस्तार से पढ़ेंगे, रंबिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि इस वर्ग में ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक आकार बढ़ता जाता है, पोलोनियम तक आकार बढ़ता है। अगर पोलोनियम को शामिल नहीं करें, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है पोलोनियम, तो टेलुरियम तक तो बढ़ता ही बढ़ता आकार, इसलिए क्वथनांक और गलनांक का मान भी बढ़ता जाता है विद्यार्थियों। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक गलनांक का मान बढ़ता जाता है। पोलोनियम का गलनांक क्वथनांक टेलुरियम से कम होता है, क्योंकि इसके परमाणु के मध्य दुर्बल बंध पाए जाते हैं। पोलोनियम का जो गलनांक क्वथनांक है वो टेलुरियम से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, टेलुरियम से भी कम हो जाता है, जिसका रीजन है इसके परमाणु के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लो इसका। वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, जबकि 16 वर्ग के संगत तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है, क्यों? या फिर एक क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। नाइट्रोजन वर्ग 15 का एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन वर्ग 16 का एलिमेंट्स है, एक ही बात है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, जबकि 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है, क्यों? या इस प्रकार से नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों? तो देख लेते हैं विद्यार्थियों, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ पिछले वर्ग में, वर्ग 15 में। वर्ग 15 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np4। क्या होता है? NH2Np4 होता है। पी कक्षक वर्ग 15 के तत्वों का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2Np3। पी कक्षक अर्धपूर्ण होने के कारण, अर्धपूरी तो यहाँ पर, यह अधिक स्थायी होता है, जब अतः वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। तो सीधा याद रखो, वर्ग 15 के तत्वों का अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है 16 के तत्वों से। नाइट्रोजन में ऐसे बता सकते हो, अर्धपूरित विन्यास होता है, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग 16 के तत्वों का मैक्सिमम ऑक्सीकरण होता है वो होता है +6। कितना होता है? +6। वो कैसे आता है? देखो, NH2Np4 इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का योग करो विद्यार्थियों, कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपसे पूछे वर्ग 16 के तत्वों का अधिकतम ऑक्सीकरण कितना होगा? +6 होता है। न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 होती है। कितनी होती है? -2, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और बंध बनाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध, दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बनाते हैं, तब 6 हो जाएगा। और अष्टक नियम से देखें तो -2 हो जाता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -2 होती है। कितनी होती है? -2। याद रखेंगे 16वें वर्ग में कौन से तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। अपवाद देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था OF2 में +2 होती है, H2O2 में -1 होती है, ये ध्यान रखना। OF2 में कितनी? +2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितनी होती है? -1 होती है। ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व जो बच गए इस वर्ग में, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, उनकी -2 के साथ साथ +2 +4 +6 तक होती है। +2 +4 +6 होती है, क्योंकि इनके पास रिक्त डिकक्षक पाए जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास रिक्त डिकक्षक नहीं होते हैं। इस वर्ग के भारी तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेलुरियम, पोलोनियम, उनका ग्रुप का ऑक्सीकरण +6 की बजाय 2 हो जाता है, मतलब 2 इकाई कम हो गया, इसको अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। किस किस का होगा? टेलुरियम और पोलोनियम का। तो देखो विद्यार्थियों, मैक्सिमम ऑक्सीकरण कितना? +6। न्यूनतम ऑक्सीकरण कितना? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हमेशा ही कितना होता है? -2 होता है। OF2 में +2 होता है, O2F2 में +1 होता है, H2O2 में कितना होता है? -1 होता है। इस प्रकार से लर्न करेंगे विद्यार्थियों। ग्रुप 16 के तत्वों का ऑक्सीकरण +6 होता है, मिनिमम से मिनिमम -2 होता है, ऑक्सीजन का हमेशा ही -2 होता है, लेकिन कुछ अपवाद दे रखे हैं, वो नीचे नोट करेंगे। अन्य तत्वों का जो ऑक्सीजन है वो रिक्त डिकक्षक पाए जाने के कारण +2 +4 +6 तक होता है, जबकि ऑक्सीजन में रिक्त डिकक्षक का अभाव होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसी प्रकार से नोट करेंगे, लर्न करेंगे इसको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। अब हम पढ़ते हैं वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म आता है हमारे पास में हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, या वर्ग 16 के हाइड्राइड। तो विद्यार्थियों, वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? H2E प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे E की जगह हो जाएगा हमारे पास में एलिमेंट्स कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हो जाएंगे E। तो जैसे H2O बन जाएगा हाइड्रोजन से क्रिया करने पर ऑक्सीजन, सल्फर क्रिया करेगा तो H2S बन जाएगा, सेलेनियम क्रिया करेगा तो H2Se बन जाएगा, और टेलुरियम क्रिया करेगा तो H2Te बन जाएगा। तो वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड क्या क्या हो जाएंगे? H2O, H2S, H2Se, H2Te हो जाएगा विद्यार्थियों। और वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों का सूत्र क्या हो जाएगा? H2E हो जाएगा। H2E क्या सूत्र हो जाएगा? H2E हो जाएगा। E क्या है? एलिमेंट्स है हमारे पास में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाइड्राइडों का गुणधर्म देख लेते हैं। वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनके गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्वथनांक आता है। देखो क्वथनांक की बात करते हैं। जल के अणु के मध्य अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणु पास पास रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, संगुणन होता है। अतः H2O द्रव है, पास पास संगुणित होते हैं H2O के अणु, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस कारण H2O का क्वथनांक अधिक होता है। H2O क्वथनांक अधिक होता है। तो H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतराणु का हाइड्रोजन बंध। अंतराणु का मतलब दो अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणु पास पास रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अणु जुड़े हुए रहते हैं, पास पास रहते हैं, इसलिए H2O द्रव है और इसका क्वथनांक भी अधिक होता है। H2S के अणु के मध्य दुर्बल वान der Waals बल होते हैं, अतः ये गैस है। गैस होने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है। अब देख लेते हैं वर्ग 16 के जो हाइड्राइड हमने ऊपर पढ़े उनका किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो H2S का कम हो जाएगा और फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सेलोनियम। ये देखो H2S, सेलेनियम, टेलुरियम, और सबसे अधिक हो जाएगा H2O का। H2O में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो तापीय स्थायित्व की बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म आता है तापीय स्थायित्व। तो जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाती है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, जिससे तापीय स्थायित्व घटता है। EH बंध
की बंध लंबाई बढ़ने पर, ई का मतलब हो गया एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच की बंध लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है और ताप स्थायित्व घट जाता है। सबसे अधिक स्थायित्व होगा H2O का और सबसे कम स्थायित्व हो जाएगा H2SE का, घटता जाएगा क्योंकि बंध ऊर्जा कम होती जाती है। सीधा याद रखो, बंध ऊर्जा घटने पर ताप स्थायित्व कम हो जाता है, ताप स्थायित्व कम हो जाता है। सबसे अधिक स्थायित्व H2O का रहेगा, सबसे कम रहेगा H2SE का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपचय गुण की। हाइड्रोजन त्यागने के गुण को अपचय गुण कहते हैं। कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक हाइड्रोजन का त्याग करता है उसको बोलते हैं अपचय गुण। तो जैसे जैसे EH बंध की ऊर्जा कम होती जाएगी, ठीक है, EH बंध की बंध लंबाई बढ़ने पर हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है क्योंकि बंध ऊर्जा घट रही है। जैसे बंध लंबाई बढ़ती है बंध ऊर्जा कम होती जाती है तो अपचय गुण बढ़ता जाता है। सबसे अधिक अपचयक होगा H2TE। पहले वाले का उल्टा कर दूं, यहाँ सेलेनियम के साथ में एक और लिख लेंगे H2TE। H2TE और लिख लेंगे। H2TE, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपचय गुण। हाइड्रोजन त्यागने के गुण को अपचय कहते हैं। जैसे जैसे EH बंध की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ में बंध ऊर्जा भी घट जाती है, बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा भी घट जाती है, तो इसलिए अपचय गुण बढ़ता है। सबसे अधिक अपचयक हो जाएगा H2TE, सबसे कम अपचयक हो जाएगा H2O। विद्यार्थियों क्या हो जाएगा H2O। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लर्न कीजिए इसको। हम पढ़ रहे हैं वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणधर्म। अम्लीय गुण की बात करते हैं तो H+ त्यागने का गुण कहलाता है अम्लीय गुण। H+ त्यागने का गुणधर्म क्या कहलाता है? अम्लीय गुण। और हाइड्रोजन त्यागने का गुणधर्म कहलाता है अपचय गुण। जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाती है H+ त्यागने का गुणधर्म बढ़ता जाता है, साथ में अम्लीय गुण भी बढ़ते हैं। तो सबसे अधिक अम्लीय गुण हो जाएगा H2TE का, सबसे कम हो जाएगा H2O का। विद्यार्थियों तो ये क्रम याद रखना, सबसे अधिक अम्लीय हाइड्राइड कौन सा है? H2TE है। पोलोनियम को ऐसे शामिल नहीं किया क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो रेडियो एक्टिव तत्वों को हम छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वर्ग 16 के तत्वों का जो स्ट्रक्चर होता है, ये यौगिकों का, वर्ग 16 के हाइड्राइडों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोणीय होता है। कैसा होता है? कोणीय। देखो ये आ गए एलिमेंट्स, ये दोनों हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन या जो एलिमेंट्स रहेगा तत्व उसके ऊपर रहेगा यहाँ पर 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर रहेंगे? 2 लोन पेयर। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है कोणीय। कैसा कहलाएगा? कोणीय कहलाएगा। संकरण की बात करते हैं तो संकरण हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा? sp3। संकरण की बात करते हैं तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3 और आकृति हो जाएगी कोणीय। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेंगे आप विद्यार्थियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग 16 के तत्वों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के ताप स्थायित्व का क्रम बताइए। तो ताप स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा? H2O का ज़्यादा होगा और H2PO का कम हो जाएगा। H2PO का कम हो जाता है क्योंकि बंध ऊर्जा घटने पर ताप स्थायित्व घटता है। सबसे अधिक बंध ऊर्जा है H2O की, सबसे कम बंध ऊर्जा है पोलोनियम की। और पोलोनियम को शामिल नहीं करते हैं तो H2TE तक भी लिख सकते हो। पोलोनियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये आ गया वर्ग 16 के तत्वों का ताप स्थायित्व का क्रम। इसकी H2O की बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, H2PO पोलोनियम की जो है ना बंध ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो एक तो एलिमेंट्स है और एक हाइड्रोजन है, इनके बीच की बंध ऊर्जा सबसे कम किस में? पोलोनियम में है, H2PO में, और सबसे अधिक है H2O में। तो सबसे ज़्यादा ताप स्थायित्व H2O का हो जाएगा, सबसे कम H2PO का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। कहने का मतलब H2S की अम्लीयता H2TE से कम होती है। क्यों? तो विद्यार्थियों आपको मालूम है H+ त्यागने का गुणधर्म क्या कहलाता है? अम्लीय गुण कहलाता है। तो H2TE की बंध ऊर्जा कम होती है, H2S की बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के और हाइड्रोजन के बीच का बंध दुर्बल हो जाता है, बंध ऊर्जा घटती है, अतः अम्लीय गुण में वृद्धि होती है, अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। इसलिए H2TE ज़्यादा अम्लीय है, H2S कम अम्लीय, लिख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो विद्यार्थियों H2O एक द्रव्य है, H2S गैस है। क्यों? तो आपको मालूम है H2 अणु में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। H2O के अणु जुड़ जाते हैं, इसी कारण द्रव्य रूप में होता है, जबकि H2S में जुड़ना नगण्य होता है। ये कमरे के ताप पर गैसीय होता है। कैसा होता है? गैसीय।
तो सीधा याद रखो H2O में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता है। H2O के अणु हाइड्रोजन बंद के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि H2S के हाइड्रोजन बंद की अनुपस्थिति में जुड़ते नहीं हैं। अतः H2O द्रव है, H2S गैस है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, सल्फर के स्रोतों को सूचीबद्ध कीजिए। सल्फर के स्रोत कौन कौन से सूचीबद्ध कीजिए। विद्यार्थियों देखो, इसके आंसर की बात करते हैं। भूपर्पट्टी पर सल्फर की मात्रा 0.03 से 0.1% होती है। कितना है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 0.03 से 0.01% होता है। संयुक्त अवस्था में यह सल्फेटों व सल्फाइडों के रूप में पाया जाता है। सल्फेट और सल्फाइडों के रूप में पाया जाता है। देखिए सल्फेट और सल्फाइड, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, सल्फर आ रहा है इसमें। एप्सम लवण MgSO4.7H2O, इसमें भी सल्फर प्रेजेंट है। बेराइट इसका सूत्र होता है BaSO4। तो ये तो हो गए सल्फेट जिनमें सल्फर पाया जाता है। सल्फाइड की बात करते हैं, गैलेना सूत्र होता है PbS। लेड सल्फाइड को बोलते हैं गैलेना, तो गैलेना में सल्फर आ रहा है। जिंक ब्लेंड ZnS, इसमें भी सल्फर आ रहा है। कॉपर पायराइट, इसका सूत्र होता है CuFeS2। ये हो जाता है कॉपर पायराइट का। तो सल्फर के स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? सल्फेट और सल्फाइड हो जाएंगे। इसके अलावा ऊपर पट्टी पर 0.03 से 0.1% होता है सल्फर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सल्फर की कुछ मात्रा ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। सल्फर की कुछ मात्रा ज्वालामुखी में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कौन सी गैस के रूप में? हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, H2S के रूप में। कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडा, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में भी सल्फर होती है। इनमें भी सल्फर पाई जाती है। तो ये थे विद्यार्थियों सल्फर के महत्वपूर्ण स्रोत। किस किस स्रोत में सल्फर होता है, किस रूप में पाया जाता है विद्यार्थियों। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारे पास में टॉपिक। वर्ग 16 के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, उसके बाद में परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता। फिर पढ़ा हमने भौतिक गुणधर्म, उसके बाद में रासायनिक गुणधर्म पढ़े। वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणधर्म पढ़े, हाइड्राइड पढ़े हमने। और उसके बाद में वर्ग 16 के तत्वों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हमने। विद्यार्थियों इन सभी को आप नोट्स बनाएं फिर, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें यहाँ दिक्कत है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से आप नोट्स बनाएंगे इसके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में विद्यार्थियों। जय हिंद, धन्यवाद।